हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस। चलो। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी उपस्थित हैं, पर जो लोग अब आगे जुड़ते जाएंगे उनके लिए बस इतनी सी बात कि हम लोग आज से सीधे अपने पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए, सिलेबस एनालिसिस करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, है ना। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम अब अपनी इस कक्षा के अंतर्गत ज्योग्राफी मीन्स भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। ओ सॉरी, भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट्स हमारा ज्योग्राफी होगा। कहाँ लिखें, इसमें कुछ है ऐसा क्या? कोई बात नहीं। यहाँ हमने लिखा ज्योग्राफी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आज से जो लोग YouTube लाइव हैं या कि ऐप लाइव हैं, जो लोग ऐप लाइव है उनकी तो प्रॉपरली क्लास शुरू ही हो रही है। जो बच्चे YouTube लाइव है उनकी आज ये दूसरी क्लास है, कल तक ही YouTube लाइव फ्री क्लास मिलेगी बस, है ना। तो कल तक आप सभी चीज़ों को देख ले और उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर पर आकर सीधे ऐप के माध्यम से क्लास लें। ठीक। दूसरी बात, हम लोग चूंकि टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आप सबके पास आज से एक फ्रेश नोटबुक होनी चाहिए, ताकि पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे पर आप अपने ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को एक साथ अपनी एक नोटबुक में लिख पाएं, ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत हो। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बातें आपको समझाऊंगा प्रत्येक बात आपको नोट भी कराऊंगा, ताकि जब भी कभी आप रिवीजन कर रहे हो और कहीं कोई दिक्कत आए तो अपने नोटबुक को पलटकर आप ठीक से देख पाएं। हालांकि अच्छी सुविधा आपके लिए यह भी होती है कि आप हमें हमारी रिकॉर्डेड क्लास एक निश्चित दरमियान के लिए आपको मिल जाती है, तो आप उस रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं। पर रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ कभी कभार छोटी समस्याओं को देखने के लिए आप नोटबुक को पलटकर भी देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ। आफ्टर दैट हम लोग आज पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये जो शब्द ज्योग्राफी है जिसे आप हिंदी में भूगोल कहते हैं, तो भूगोल शब्द तो शाब्दिक व्याख्या के क्रम में देखेंगे तो अपने आप कहता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को ही भूगोल कहते हैं। एक बड़ी सरल और सहज सी परिभाषा तो ऐसे उभर कर सामने आती है। लेकिन दूसरे तरफ अगर इस इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी को हम देखें तो ये दो लैटिन वर्ड्स के मेल से बना है। एक तरफ तो शब्द आता है जियो, तो दूसरे तरफ शब्द आता है ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जहां जियो का मतलब ही है अर्थ, या अर्थ के साथ शब्द लगा दे द, तो ये हो जाता है अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है एनालिसिस या स्टडी, या स्टडी। तो स्टडी शब्द इसके लिए ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। तो द स्टडी ऑफ अर्थ अगर कहेंगे तो वही है ज्योग्राफी, अर्थात पृथ्वी एवं पृथ्वी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उस विषय वस्तु को ही हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? भूगोल के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी। तो ये है आपकी ज्योग्राफी जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आगे चलकर कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि पृथ्वी के अध्ययन से संबंध का मतलब क्या है। देखो, अगर हम बात पृथ्वी की करें, माना कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में पृथ्वी की बाह्य परपटी से लेकर जो सरफेस है पृथ्वी का, जिसे हम लोग परपटी के नाम से जानते हैं, अर्थ सरफेस के नाम से, अर्थ क्रस्ट के नाम से, इसके नाम से जानते हैं, तो बाह्य परपटी से लेकर क्या इसमें संपूर्ण केंद्र तक का अध्ययन किया जाएगा, या इसके चारों ओर उपस्थित है पृथ्वी का ही अपना वायुमंडल, तो इसमें इसके वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के सतह एवं केंद्र तक के तमाम पक्षों का अध्ययन किया जाएगा,
ये तमाम तरह के प्रश्न उभर कर सामने आए कि आखिर भूगोल में किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा। भूगोल मतलब गोल पृथ्वी में केवल भूपृष्ठ का अध्ययन करना है, या पृथ्वी के केंद्र तक का अध्ययन करना है, या पृथ्वी के बाहर के संदर्भों का भी अध्ययन करना है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न भूगोल से किए गए और भूगोल ने तब इन बातों का सटीक जवाब दिया कि चूंकि मेरा उद्देश्य ही है पृथ्वी में पाए जाने वाले जैविक घटकों का एवं मानव जाति का कल्याण करना, मानव जाति के वेलफेयर के उद्देश्य से ही हमें विषय वस्तु के रूप में पहचान प्रदान की गई है, तो दोस्तों हम उन्हीं बातों का अध्ययन कराएंगे। भूगोल क्या कहता है, हम उन्हीं स्थान विशेष का अध्ययन कराएंगे, हम उन्हीं जगहों का, स्थलाकृतियों का अध्ययन कराएंगे जहां पर मानव जाति निवास करती है और निवास करते हुए विभिन्न प्रकार के अपनी आवश्यकतानुरूप क्रियाओं का संपादन करती है, क्रियाएं करती है। तो बेसिकली इस विषय का संबंध है मानव कल्याण से, इस विषय का संबंध है मानव हितकारिता से, मानव लाभप्रदता से, मानव उपयोगिता से, मानव उपादेयता से, मानवीय जरूरतों को पूरा करने से। तो दोस्तों ये कहता है कि मेरा उद्देश्य, ये विषय कहता है कि मेरा उद्देश्य अमूर्त पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं है, या मूर्त पृथ्वी में मानव विहीन पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं है। एक बहुत अच्छे विद्वान इमैनुअल कांट हुए हैं जिन्होंने यह कहा है कि मानव विहीन पृथ्वी का अध्ययन किया जाना एक अर्थहीन मुहावरे के भांति है, मीनिंगलेस फ्रेज के भांति है। इसका मतलब कि भूगोल का उद्देश्य ही है कि जहां मानव जाति निवास करती हो, जहां पर जिसकी मानव के संदर्भ में उपयोगिता हो, उन उपयोगी स्थान विशेष का अध्ययन बखूबी किया जाना, बखूबी भरपूर तरीके से किया जाना। तो जब इस प्रकार से परिभाषा उभर कर आई, भूगोल की मानववादी, मानव कल्याण परक परिभाषा उभर कर आई, तो यह विषय वस्तु समझ में आने लगा कि जो मानव जाति है, मानव जाति अपने पर्यावरण का पर्याय है, अर्थात वह नितांत रूप से, निश्चित रूप से, अत्यधिक रूप से, कोई भी शब्द उपयोग कर लीजिए, ये मानव जाति उससे ही प्रभावित होती है, अपने वायुमंडल से प्रभावित होती है, अपने आसपास की स्थलाकृति से प्रभावित होती है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से प्रभावित होती है। तो जिन जिन तमाम पक्षों से प्रभावित होती है उनका तो अध्ययन किया जाना ही चाहिए इसमें। तो उस प्रकार से अध्ययन किए जाने के क्रम में हॉटशोन जैसे विद्वान उभर कर आए और उन्होंने इसकी परिभाषा को बहुत अच्छा बनाया, और परिभाषा को बनाकर क्या कहा कि बेसिकली मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य के संबंधों के अध्ययन के विषय वस्तु को ही भूगोल कहा जाता है। अब मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य के संबंध के अध्ययन के विषय वस्तु को भूगोल कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? तो बहुत सरल सी अर्थ है, बहुत सरल सी बात है दोस्तों, कि प्रकृति ने सबसे पहले तीन प्रकार की अवस्थितियों को प्राकृतिक रूप से जन्म दिया, जिसमें से एक था स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, दूसरा था वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, और तीसरा है जल मंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। सॉरी, मैं फोन साइलेंट करना भूल गया, बट यस, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये तीन प्रकार के मंडल हो गए, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। ये तीनों मौलिक घटक हैं जिन्हें हमारी प्रकृति ने जन्म दिया है, और इन तीनों मौलिक घटकों का जहां पर एक आनुपातिक मिश्रण होता है, आनुपातिक संयोग होता है, वहीं पर पृथ्वी में जीवन की प्राप्ति होती है। और जहां जीवन पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात इन तीन मंडलों के संयोग से स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल, इन तीन के प्राकृतिक संयोग से एक समय विशेष में पृथ्वी में जीवन व्याप्त हो गया, जीवन का उद्भव एवं विकास हो गया। तो जीवन के उद्भव एवं विकास वाले क्षेत्र विशेष को, स्थान विशेष को, अवस्थिति विशेष को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और इस बायोस्फीयर में आप जानते हैं कि दुनिया भर के प्लांट्स हैं, दुनिया भर के
एनिमल्स हैं और दुनिया भर के माइक्रोब्स हैं। अगर इन सब का प्रजातीय रूप से संख्या देखी जाए तो आज हमारी पृथ्वी में लगभग 30 लाख से भी अधिक प्रकार की प्रजातियां पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की मिलाकर पाई जाती हैं। तो जीवों में इतने प्रकार की प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों में से जो एनिमल है अर्थात जंतु है, उस जंतु वर्ग में एक है मानव, जिसे आप होमोसेपियंस प्रजाति का मानते हैं। कैसे इसका उद्भव एवं विकास हुआ सारा कुछ पढ़ाएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ, लेकिन शुरुआत में बातें कुछ कुछ तो करनी आवश्यक हो जाती हैं। उन तमाम बातों को ध्यान से समझो, तमाम बातों को, कि यहां पर मानव अस्तित्ववान है और मानव अपने जैव मंडल का ही अंग है। तो अगर जैव मंडल उसके प्राकृतिक प्रकृति का देन है तो निश्चित रूप से मानव भी अपने प्राकृतिक प्रकृति का देन है। प्राकृतिक प्रकृति का देन होने का मतलब है कि वह अपने प्राकृतिक परिदृश्य से घिरा है और उन्हीं से दिन रात प्रभावित होता है। अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि जो मानव है, मानव का पूरा अस्तित्व, मानव का पूरा जीवन अपने तमाम प्रकार की प्राकृतिक नैसर्गिक क्रियाओं के लिए, तो मानव की अपनी कृत्रिम क्रियाओं के लिए अपनी प्रकृति पर ही निर्भर है और प्रकृति के 4 महत्वपूर्ण मूल स्तंभों पर निर्भर है। 4 महत्वपूर्ण मूल स्तंभों का मतलब कुछ ऐसा समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपको एक मकान बनाना है, एक कमरे का मकान बनाना है, एक कमरे का घर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप 4 पिलर खड़ा करते हो, 4 कॉलम खड़ा करते हो और उन 4 पिलर या कॉलम पर एक छत डालते हो, तब जाकर आपका मकान तैयार होता है और उन्हीं पिलर को दीवार आदि से जोड़कर आप पूरा अपना मकान बना लेते हैं, कमरा बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मानव रूपी छत है वह 4 आधारभूत स्तंभों पर टिका है। मानव रूपी छत, इसका मतलब मानव का अस्तित्व 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। जैसे आपने छत को देखा था ना कि 4 पिलर्स पर टिका है, वैसे मानव का अस्तित्व उन 4 पिलर्स में से एक को भी अगर आप डैमेज कर दें, एक को भी अगर आप प्रभावित कर दें, तो मानव का जीवन ही प्रभावित हो जाएगा, मानव का अस्तित्व ही प्रभावित हो जाएगा। तो यहां देखने समझने की बात है कि आखिर वो 4 पिलर कौन है। तो 4 पिलर में पहला हो गया लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल, दूसरा हो गया एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, तीसरे नंबर पर हो गया हाइड्रोस्फीयर अर्थात जल मंडल, तो चौथे नंबर पर हो गया बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल। ये चारों आत्यांतिक रूप से एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हैं दोस्तों, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से कुछ जुड़े हुए हैं। आप यहां ऐसा भी कह सकते हो कि ये भी कुछ इस तरह से इससे जुड़ा हुआ है और इनके सबके आपस के जुड़ाव के साथ इन सब पर जिसका अस्तित्व टिका है वह है मानव। मानव को मैं लिख देता हूं एम का मतलब हो गया मैन या ह्यूमन स्फीयर जुड़ा हुआ है जहां पर मानव रहता है। तो मानव इस कॉलम पर भी खड़ा है, मानव को यह कॉलम भी सपोर्ट करता है, तो मानव को यह कॉलम भी सपोर्ट किया हुआ है, तो मानव को यह कॉलम भी सपोर्ट किया हुआ है। अर्थात इन 4 कॉलम या 4 पिलर्स पर टिका हुआ है मानव का जीवन, मानव का अस्तित्व टिका हुआ है, जिसे आप मैन स्फीयर कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर मानव का अस्तित्व इन 4 पर टिका है, इसका मतलब कि मानव तमाम क्रियाओं के लिए इन पर निर्भर है। तो जिन पर निर्भर है इनकी समग्रता के अध्ययन के विषय वस्तु को ही, फिर से समझना, जिन पर निर्भर है उनकी समग्रता का अध्ययन, किसका अध्ययन? स्थल मंडल का अध्ययन, जल मंडल का अध्ययन, जैव मंडल का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, इनके अध्ययन के विषय वस्तु को ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है और उसका मानव का पर्यावरण कहा जाता है। मानव के पर्यावरण के 4 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो इसके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल का नाम लेंगे। ध्यान करिए, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा, नाना नानी, ये सब हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि जो हमारा ये मानव शरीर है ना, ये 5 महाभूत तत्वों से बना है और उन 5 महाभूत तत्वों को एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि दोहे के माध्यम से कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस अधम शरीर को, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं,
जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, यह पंच महाभूत तत्वों से बना है। ठीक इसी प्रकार से मानव का सारा अस्तित्व ही इन चार महाभूत या चार महत्वपूर्ण मौलिक तत्वों से निर्मित है। इन चार के अस्तित्व पर ही टिका हुआ है, तो इन्हें ही मानव का प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। तो मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का संबंध कैसा है, उनके बीच का अस्तित्व कैसा है, इसके अध्ययन के पूर्ण विषय वस्तु को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? भूगोल कहा जाता है। अब इस संबंध में दो बातें आपको यह भी ध्यान रखनी है कि संबंध में पहली बात तो यह है कि मानव इनसे कैसे प्रभावित होता है, तो मानव इन्हें कैसे प्रभावित करता है। दोनों बातें यह भी देखनी होगी। आगे अध्ययन के क्रम में हमें यह भी पढ़ना होगा कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से किस प्रकार से प्रभावित होता है और प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। दोनों बातें, इन दोनों बातों के अध्ययन के विषय वस्तु को क्या कहा गया है दोस्तों? भूगोल कहा गया है, ज्योग्राफी कहा गया। तो फिर से पीछे से लेकर यहां तक आपको फिर से पहुंचाते हैं। सामान्य तौर पर अगर शाब्दिक व्याख्या के क्रम में हम भूगोल की परिभाषा को देखते हैं तो हमारी गोल पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। तो ज्योग्राफी को देखें तो जियो प्लस ग्राफी है, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को ही भूगोल कहा जाता है। लेकिन इसमें इस सरल परिभाषा में स्पष्टता उभर कर नहीं आई, और उस स्पष्टता को लाने के लिए हमारे तमाम ज्योग्राफर्स ने, तमाम विद्वानों ने इसकी विशेषता परक परिभाषा बनाने की कोशिश की। और विशेषता परक परिभाषा बनाने के क्रम में उन्होंने कहा कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण का उत्पाद्य है, प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अगर उत्पाद्य है तो इसका मतलब है कि इसका पूरा जीवन इन पर टिका है, यह इन्हीं से बना है और इन्हीं में अपनी क्रियाओं का संपादन करता है, अर्थात इनसे वह निश्चित रूप से तार बेतार रूप से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तार बेतार रूप से जुड़ा हुआ है। और इस जुड़ाव के साथ ध्यान रखें, इस जुड़ाव के साथ जो बनी परिभाषा, उसी परिभाषा को कहा जाता है कि मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य के अंतर संबंधों के विषय वस्तु को ही भूगोल कहा जाता है। भूगोल की परिभाषा, सर्वोत्कृष्ट परिभाषा दोस्तों, इस रूप में उभर कर आपके सामने आती है। तो चलिए, जितनी बातें हमने समझाई, अब लिखना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जितनी बातें आज से लेकर अंतिम क्लास तक आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का पूरा तरीका यही होगा। पहले हर एक बात को समझाना, बोर्ड में काम करके दिखाना, बोर्ड में काम करके दिखाने के बाद आपको दोस्तों हर एक बात लिखा देना। वजह क्या है? आपका जो एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन पैटर्न का है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि केवल लेक्चर सुन लेते हैं, बोर्ड में कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं और उसी को देखकर खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि चूंकि आपके एग्जाम का पैटर्न ऑफलाइन है, तो यहां यह भी आपको ध्यान देना होगा कि ऑफलाइन पैटर्न में आपको बहुत अच्छे से लिखने की भी कला सीखनी है, क्योंकि लिखावट जितनी अच्छी होगी मार्क्स उतना अच्छा आएगा। पिक्टोरल प्रेजेंटेशन की भी कला हमारे साथ सीखनी है कि पिक्टोरल तरीके से आप समझेंगे। एक बच्चा लिखा, सर आप क्लास में कंटिन्यू बोलते जाते हैं, आप कुछ हमें भी तो सोचने समझने का मौका दीजिए। तो क्या मैं रुक जाऊंगा? तब तुम सोचोगे मोहित तुम्हारी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर बेटा, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर। ऐसे नहीं होता। क्लास कॉन्टिन्यूएशन में ही चलती है। क्लास में टीचर जब समझाएगा तो बातों को कंटिन्यू ही बोलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें समझने का मौका देने के लिए बेसिक बुक्स, कल हमने जो बात कही है वो बेसिक बुक्स पढ़नी है। यहाँ टॉपिक को समझना है और समझ शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? बस तो लिखो सभी के सभी ध्यान से, बहुत अच्छे से लिखना बेटा। समझना कि ये जो आप लिख रहे हो ये आपका अब आगे का भविष्य या आगे का जीवन निर्मित करने वाला पक्ष है। चलो शुरू करते हैं।
लिखें भूगोल के बारे में, लिखें यह मानव एवं प्रकृतिवादी, शुरू करना है ऐसे लिखना, यह मानव एवं प्रकृतिवादी प्रकृतिवादी विषय अपनी शाब्दिक परिभाषा में, मानव एवं प्रकृतिवादी विषय अपनी शाब्दिक परिभाषा में इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित, गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु है। गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए। फिर लिखिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी, अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी दो लैटिन वर्ड्स, मतलब दो लैटिन शब्द, जियो प्लस ग्राफी, जियो की जगह जियोस भी लिख सकते हैं, जियोस प्लस ग्राफिया, तो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, बना है जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफी से आशय है अध्ययन से, ग्राफी से आशय है अध्ययन से, अर्थात पृथ्वी, इन्वर्टेड कॉमा में आगे की बात लिखना, अर्थात के बाद, पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित, पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को भूगोल कहा जाता है, भूगोल ज्योग्राफी कहा जाता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज कर दो। इसके बाद लिखो चूंकि इस विषय का उद्देश्य, मानव कल्याण की भावना से प्रेरित है, जिसमें मानवीय उपयोगिता, लाभप्रदता आदि पक्षों को समाहित किया जाता है, इसीलिए वर्तमान विद्वानों ने, स्पीड मेंटेन रखेंगे थोड़ा सा, इसीलिए वर्तमान विद्वानों ने इसे परिभाषित करते हुए, मोहित समझना आप ठीक से बेटा, परिभाषित करते हुए लिखा है कि, व्हाट, क्या लिखा है, तो लिखा है कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि, क्या लिखा है, लिखें मानव एवं उसके
मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण, मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों, के मध्य के संबंधों के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को, के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को भूगोल कहा जाता है। भूगोल कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करिएगा, फिर लिखिएगा जिसमें विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का मानव एवं मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव, तो दूसरी ओर मानवीय क्रियाओं का प्रकृति पर प्रभाव का अवलोकन या विश्लेषण किया जाता है। पूर्ण विराम। बस ये परिभाषा आपको लिखनी है ना। फिर अब आगे हम लोग पाठ्यक्रम पर बात आते हैं। अभी आपने देखी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा के बाद अब आएंगे आप लोग भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में किसका सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम के संदर्भ में ध्यान रखना कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के पेपर फर्स्ट और पेपर पेपर थर्ड, इन दोनों को मिला दें प्लस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पाठ्यक्रम को मिला दें, 3 बातें एक साथ, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इन तमाम पक्षों पर जो भी बातें हैं उन सबको मिलाकर अगर एक सिलेबस का पैटर्न देखा जाए, सिलेबस को समझा जाए, तो किस प्रकार से सिलेबस उभर कर आया है इस बात को समझना पाठ्यक्रम में। तो सिलेबस यह कहता है कि भूगोल विषय का वह अंग जिसमें उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। कौन सा भूगोल कहते हैं दोस्तों? भौतिक भूगोल कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल। तो दूसरे नंबर पर भूगोल का वह अंग जिसमें मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे मानव भूगोल कहते हैं। परिभाषा के संदर्भ में ही इसके पाठ्यक्रम के 2 अंग बन जाते हैं। सबसे पहला अंग जिसमें भौतिक प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। अब ये भौतिक प्रकृति क्या है? वह प्रकृति या प्राकृतिक तत्व जिसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति ने जन्म दिया है एवं उसमें भौतिक भूगोल के नियमों का अनुपालन किया जा सकता हो, उसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है ना। तो दूसरी तरफ मानव ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें मानव तथा मानव की विविध क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न उठता है, अब 2 पार्ट्स हो गए भूगोल के, 2 पार्ट्स हो गया, तो प्रश्न उठता है कि भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम के अंग हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा दोस्तों, पहला टॉपिक आता है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इन्हें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट पर, भू आकृति विज्ञान।
तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे यहां समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। और लास्ट पांचवें नंबर पर हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा जैव पर्यावरण भूगोल। क्या होगा? जैव पर्यावरण भूगोल। ये 5 टॉपिक होंगे जिन्हें हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने हैं। याद होना चाहिए सबको। कल की कक्षा में भी हमने समझाया है आपको कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को सिलेबस की पूरी जानकारी बखूबी होनी चाहिए। वह विद्यार्थी जो सिलेबस की ठीक प्रकार से जानकारी रखता है वह अपने यूपीएससी के फेज में अपनी 10% की जंग जीत चुका होता है। 10% जंग जीतने का मतलब है कि उसे ये बात पता है कि सिलेबस में है क्या क्या, कितनी बातें पढ़नी है, और अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो हमारे पाठ्यक्रम के किस अंग से जुड़ी हुई है, किस अंग से जुड़ी हुई है, ये आपको समझना है। तो भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें इन 5 पार्ट्स का अध्ययन करना है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन 5 टॉपिक्स का अध्ययन करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरी तरफ यहां आपको देखना है, यहां आपकी देखना है, क्या देखना है? मानव भूगोल के संदर्भ में, कि मानव भूगोल के संदर्भ में मानव तथा मानव से जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव से जुड़ी तमाम क्रियाओं में सबसे पहले उसकी आर्थिक क्रिया है, तो जिसे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर उसकी सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये पक्ष आएगा। तो तीसरे नंबर पर आता है मानव से जुड़े हुए विविध राजनैतिक क्रियाओं को, जिसका संबंध विशुद्ध रूप से भौगोलिक दशाओं से होता है, उसे हम कहते हैं भू राजनीति। भू राजनीति और भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स, इसका अध्ययन किया जाता है राजनैतिक भूगोल के अंतर्गत। राजनैतिक भूगोल के अंतर्गत। तो इसमें से चौथा एवं लास्ट टॉपिक है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़कर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं का संपादन किया, और उनके संपादन में या उन क्रियाओं के किए जाने में प्रकृति के विभिन्न प्रकार के घटकों का उपयोग किया, उपभोग किया। अब जब प्रकृति के घटकों का उपयोग किया, जैसे हमें खेती करनी थी तो हम मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। हमें घर बनाना है तो हम लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, तो वृक्षों को काट रहे हैं। तो हम अपने जरूरतों को पूरा करने में प्रकृति के कई अंगों का विनाश करते जा रहे हैं, प्रकृति के कई अंगों का सर्वनाश करते जा रहे हैं। प्रकृति हमसे दुष्प्रभावित हो रही है। तो प्रकृति जब हमारी क्रियाओं से दुष्प्रभावित होती है तो वह उसे आपदा के रूप में दिखाती है। किस रूप में दिखाती है? आपदा के रूप में, प्रकोप के रूप में प्रकट करती है। तो सिलेबस का अंग होता है आपका आपदा, और चूंकि मानव एक ज्ञानी मानव है, मानव का बुद्धि कोश विकसित है, मानव प्रज्ञाशील है, जो कि अपने जीवन को सरल, सफल एवं सुखद बनाना चाहता है, इस प्रकार से बनाए जाने के क्रम में वह आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उपाय करता है, जिसे आप कहते हैं आपदा प्रबंधन। क्या कहते हैं दोस्तों? आपदा प्रबंधन कहते हैं, जिसे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस का पार्ट देखते हैं। दोस्तों यहां पर जो जैव पर्यावरण भूगोल है, ये जैव पर्यावरण भूगोल को आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अध्ययन में करते हैं, अर्थात जिसे आप लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं। तो ये तो सिलेबस का पार्ट अलग से पढ़ा जाता है, और यह भी सिलेबस का पार्ट अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन ये सब अपने आप में भूगोल विषय वस्तु के ही अंग हैं।
फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर भूगोल के कुल पाठ्यक्रम को आप देखें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन 5 अंगों का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत इन 4 अंगों का अध्ययन करते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि लंबे दौर तक पढ़ाने के बावजूद कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मानव भूगोल क्या है, तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि भौतिक भूगोल क्या है। तो बहुत स्पष्ट यहां पर रेखा है दोनों के बीच में कि जहां तक हम भौतिक प्रकृति या प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं उसे प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल कहते हैं, तो दूसरी तरफ जहां पर मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो भूगोल के ये 2 अंग अपने आप में सिलेबस के इतने बड़े पार्ट को समाये हुए हैं। तो फिर लास्ट बात आती है कि भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर करना है? विश्व के स्तर पर करना है या भारत के स्तर पर करना है? तो जवाब है आपके लिए कि दोनों स्तरों पर करना है। दुनिया के भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है तो भारत के भौतिक भूगोल का भी अध्ययन करना है। अगर दुनिया के मानव भूगोल का अध्ययन करना है तो भारत के मानव भूगोल का भी अध्ययन हमें करना है। तो दोनों ही संदर्भों में जो हमारा पाठ्यक्रम है वह फिर 2 भागों में बट जाता है और 2 भागों में बटे हुए पाठ्यक्रम का पहला भाग आ जाता है विश्व भूगोल, जिसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, विश्व भूगोल कहलाता है, और दूसरा पार्ट इसका आ जाता है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। अब विश्व भूगोल के 2 अंग हैं। विश्व भूगोल के कौन कौन से अंग हैं? 2 अंग हैं। इसका पहला पार्ट भौतिक भूगोल है, विश्व का भौतिक भूगोल। तो विश्व का मानव भूगोल है। ठीक इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में ही 2 अंग पाठ्यक्रम के हो जाते हैं, भारत का भौतिक विन्यास और दूसरे तरफ से भारत का मानव भूगोल। ये 2 पक्ष दोनों के हो जाते हैं और ये है आपका पूरा का पूरा दोस्तों भूगोल का सिलेबस। ये पूरा सिलेबस है। भूगोल में आपको इतने पक्षों का अध्ययन करना है। बेसिकली सिलेबस भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में ही बटा हुआ है, लेकिन इन दोनों बातों को, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को, चूंकि विश्व के स्तर पर भी पढ़ना और भारत के स्तर पर भी पढ़ना है, इसलिए इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी इन 2 नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपका पाठ्यक्रम है जिसके बारे में लिखना है। पाठ्यक्रम में डैश देकर लिखना है। पाठ्यक्रम में लिखे भूगोल का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित है। पहला भौतिक भूगोल, इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, जिसे प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है। जिसे प्राकृतिक भूगोल भी कहा जाता है। लिख दिया आपने? लिखो इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा निर्मित मौलिक घटकों का अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1, अब जैसा लिखाता हूं वैसा लिखेंगे। जैसे नंबर 1 स्थल मंडल, नंबर 2
वायुमंडल, वायुमंडल। तो नंबर 3 जलमंडल, जलमंडल। तो नंबर 4 जैव मंडल, जैव मंडल। ये 4 अंग हो गए, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैव मंडल। अब नीचे लिखेंगे इन चारों मंडलों का अध्ययन, इन चारों मंडलों का अध्ययन विषय वस्तु की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से 5 अंगों में किया जाता है। ये 5 अंग जो लिखे हैं 5 अंगों में किया जाता है। अब आप कहोगे सर 4 का अध्ययन 5 में क्यों, तो मैं समझाऊंगा ना बेटा, मैं हूं ना हर एक बात समझाने के लिए। तो पहले आप लिखो 5 अंग कौन कौन से हैं। तो लिखो पहला, पहला पहले को आप लिख सकते हैं खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिसमें कहते हैं। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिलेबस न करो, सब में विज्ञान लगा है ना, तो आप इसे आप लिख सकते हैं। इसे लिखने के क्रम में खगोल विज्ञान, जिसे द यूनिवर्स कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, खगोल विज्ञान। दूसरे नंबर पर भू आकृति विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो तीसरे नंबर पर जलवायु विज्ञान, एकदम याद हो जाना चाहिए पाठ्यक्रम, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। फिर आप लिखेंगे समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी। तो लास्ट जैव पर्यावरण भूगोल, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। पूर्ण विराम लगाइए। फिर ये पक्ष हो गए इधर भौतिक भूगोल के। तो अब दूसरे तरफ लिखिए मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। डैश देकर इसमें लिखेंगे, लिखें इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मानव एवं मानव से जुड़ी, मानव एवं मानव से जुड़ी विविध क्रियाओं का अध्ययन, विविध क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो जिसके 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। लिखो नंबर 1, नंबर 1 आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। तो नंबर 3 भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। तो चौथा बिंदु है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इंग्लिश टर्म्स जरूर सीखते चलिएगा, इंग्लिश टर्म जरूर लिखते चलिएगा। डिजास्टर एवं डिजास्टर मैनेजमेंट।
हो गए ना। अब दो पार्ट, एक तरफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। अब नीचे एक भाषा में लिखेंगे, भाषा एक लाइन की भाषा लिखाता हूं, ठीक है ना, लैंग्वेज में बात लिखाता हूं। लिखो, भूगोल के इन दोनों पक्षों का अध्ययन, भूगोल के इन दोनों पक्षों का अध्ययन विश्व एवं भारत दोनों ही संदर्भों में, विश्व एवं भारत दोनों ही संदर्भों में किया जाता है, किया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम के दो भाग बन जाते हैं, पाठ्यक्रम के दो भाग बन जाते हैं। नंबर वन कौन कौन से दो भाग बन जाते हैं? तो नंबर वन विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो नंबर टू इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इधर विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, पूर्ण विराम। बस ये था दोस्तों आपका पाठ्यक्रम, ये था आपका सिलेबस। और अब बारी आती है कि इस सिलेबस का अध्ययन कैसे किया जाएगा, इस सिलेबस का अध्ययन कैसे किया जाएगा। तो बारी है इस बात को समझने का, अध्ययन कैसे में सबसे पहली लाइन आपको जाननी है फर्स्ट, कि आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़नी है प्रत्येक बच्चे को। बाद में जाकर आप न ये ब्लेम करेंगे न क्लेम करेंगे कि सर अभी ये पक्ष मेरा कमजोर हो गया है। मेरे पास तमाम विद्यार्थियों का फिर बाद में फोन आता रहता है कि सर हमने बेसिक्स की स्टडी नहीं की तो आज भी हमें दिक्कत आती है। और दोस्तों फिर से बताता हूं, अगर बेसिक्स का अध्ययन नहीं किया जाएगा तो भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है सामने, और वो प्रॉब्लम्स आप पूरे टाइम फेस करते रहेंगे। तो इसलिए हर टाइम वो समस्या रही है, इससे बढ़िया है कि जैसे अभी ज्योग्राफी शुरू हुआ ना, तो ज्योग्राफी के साथ साथ फटाफट दोस्तों बेसिक्स अपना ठीक करते जाइए। बेसिक के लिए आपको करना क्या है, मैंने बताया कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़नी है। और वो टेक्स्ट बुक क्या होगी? तो सबसे पहले नंबर 1 पर आपको कुछ एनसीईआरटी पढ़नी है। और वो एनसीईआरटी कौन सी क्लास की होंगी? ये ओल्ड एवं न्यू दोनों हो सकती हैं, ओल्ड या न्यू दोनों हो सकती हैं। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगा क्लास 6th की, क्लास 7th की और क्लास 8th की, ये 3 की होंगी। ओल्ड या न्यू कोई भी ले लें दोस्तों, लेकिन ये चाहिए ओल्ड मिल जाए। ओल्ड का फोटो स्टेट मिलेगा, जीरोक्स कॉपी मिलेगा, वो ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा बेहतर है। पर कोई बात नहीं, हाँ ये भी ध्यान रखिए कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको नहीं रटने हैं, क्योंकि वो आंकड़े समय के साथ चेंज हो चुके हैं, समय के साथ चेंज हो चुके हैं। पर उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड फैक्चुअल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसका नाम है, न्यू वाली का तो नाम है हमारा पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसका नाम है लैंड एंड पीपल, देश एवं उनके निवासी, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। तीनों एनसीईआरटी का नाम एक ही है। 6th क्लास में देश एवं उनके निवासी पार्ट 1, 7th क्लास में देश एवं उनके निवासी पार्ट 2, तो 8th क्लास में पार्ट 3 नाम से आती है। ये तीनों एनसीईआरटी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। बच्चों की एनसीईआरटी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों की एनसीईआरटी हैं। चाहो तो आप 2-2 3-3 दिन में इनको पढ़कर फिनिश करो। जब पहली बार आप पढ़ना तो इनको नॉवेल जैसे पढ़ डालना, पढ़ना और फिनिश करना।
कितनी बातें आपको समझ में आई, कितनी नहीं आई, इसको लेकर बहुत चिंतित मत होना, बहुत परेशान हैरान मत होना। जरूरत इस बात की है, ध्यान रखना, जरूरत इस बात की है कि आप दबा कर इन्हें पढ़ डालें। पहले एक बार पढ़ेंगे तो एक रफ, एक मोटा मोटा खाका आपके मस्तिष्क में इन विषय वस्तुओं का बैठेगा और वो मोटा खाका आपके लिए बहुत काम करेगा। दोबारा कभी एक बार रीडिंग और लगाइएगा तो उसकी अंदर की बातें आपके अंदर आने लगेंगी, आपके अंदर समाहित होने लगेगी। लेकिन पहले आप इतना कर डालिएगा, इतना करिएगा। ओके, दूसरे नंबर पर आपको फिर से आप पूछेंगे सर 9th 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, तो मेरा जवाब है कि नहीं, कोई खास जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी क्षति नहीं पहुंचाती, लाभ ही देती है। पढ़ेंगे तो उसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, कोई क्षति नहीं होगी। तो अब सीधे आप आ सकते हो, आप क्लास 11th और क्लास 12th में। क्लास किस में आ सकते हो आप? 11th में आ सकते हो और क्लास 12th में आ सकते हो। तो इनके लिए क्या पढ़ना है? इनके लिए आपके पास दो माध्यम हैं, या कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, 11वीं क्लास में 2 एनसीईआरटी आएगी, 12वीं में 2 एनसीईआरटी, 4 एनसीईआरटी आएंगी। तो एनसीईआरटी की एक समस्या क्या है? हिंदी माध्यम में 11वीं 12वीं की जो न्यू एनसीईआरटी आती है, एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नई एनसीईआरटी बेसिकली हिंदी में लिखी ही नहीं गई, हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। तो जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो विषय की आत्मा निकल कर नहीं आती, बल्कि केवल वो शब्द शब्द आते हैं। तो शब्द शब्द आने के क्रम में कई जगह भ्रांतियां भी आ गई हैं, तो कई जगह भाषा की कठिनाई भी आ गई है, जिसको दुरूहता कहते हैं। तो भाषा कठिन भी हो गई, जो समझ से परे हो जाती है। तो कई जगह भ्रांति भी आ गई है, क्योंकि ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है तो सही शब्द का उपयोग नहीं किया है, सही शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो मैं केवल इतना समझाना चाहूंगा आपको, इतना समझाना चाहूंगा कि जब ये दोनों की दोनों भाषा की दृष्टि से भी कठिन है और कहीं कहीं पर इनमें त्रुटियां भी देखने को मिलने लगी हैं, तो इन दोनों को आप ले लीजिए। 11वीं 12वीं की आती है सरस्वती भूगोल, सरस्वती भूगोल नाम से पुस्तकें आती हैं, 11वीं 12वीं की ही आती हैं। इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं D.R. खुल्लर। कौन है दोस्तों इनके लेखक? D.R. खुल्लर महोदय हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट बुक है, गाइड नहीं है। टेक्स्ट बुक आपको मैं बार बार बोलता हूं पढ़ना है, आपको कभी भी गाइड का अध्ययन नहीं करना है। गाइड का अध्ययन करेंगे तो आपको फैक्ट्स तो मिल जाएगा, एडिशनल फैक्ट्स तो मिल जाएंगे, बट आपके लेखन के पैटर्न बिगड़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझने की आपकी मनोदशा खराब हो जाएगी। इसीलिए जब भी पढ़िए दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक और गाइड में अंतर यही है कि टेक्स्ट बुक हमेशा कॉन्सेप्चुअली बातों को करती है, गाइड हमेशा फैक्चुअली बातों को करती हैं। यूपीएससी का नेचर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ना कि फैक्ट। फैक्ट चाहिए, यहां उतने ही फैक्ट चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स को फुलफिल करते हो या कॉन्सेप्ट्स को सेटिस्फाई करते हो। समझ रहे मेरी बात की नहीं? लेकिन गाइड ऐसा काम नहीं करती हैं। इसलिए मेरा दोस्तों आपको एक सुझाव है कि आप कभी भी गाइड का सहारा ना लें, बल्कि सीधे टेक्स्ट बुक पढ़ें। तो आपके पास पढ़ने के लिए ये 3 किताबें हो गई, बहुत पतली पतली हैं, चाहेंगे तो आप 5-6 दिन में इनको फिनिश कर डालेंगे। आफ्टर दैट ये 11th 12th की जो खुल्लर की किताबें, ये थोड़ी सी मोटी हैं, तो इनको अपने सिलेबस के साथ, जब ज्योग्राफी में क्लास में पढ़ा रहा हूं तो साथ साथ में उसे कंप्लीट करते चलिएगा। जैसे पढ़ने का तरीका भी यहां पर होगा कि जो टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं, अभी जैसे मान लीजिए मैं जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करूंगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति यूनिवर्स से नहीं करूंगा, वहां से मिलेगा भी नहीं। जब जियोमॉर्फोलॉजी कोर टॉपिक है, जैसे मैं उसकी शुरुआत करूंगा तो आपको लिखा दूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी के किस क्रम में कौन कौन से लेसन, पार्ट या टॉपिक पढ़ेंगे, तो सारे टॉपिक आपके सामने होंगे। उसी क्रम में आप सारे टॉपिक्स को आप अपने पहले खुल्लर की बुक से पढ़ते जाइएगा और फिर आइएगा क्लास में पढ़िएगा। तो खुल्लर से पढ़ेंगे फिर क्लास में पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत कई गुना हो चुकी होगी, मल्टीपल हो चुकी होगी। तो आपको ऐसा काम करना है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये गलत है।
मैं कहूंगा ये ब्लंडर है। यहां पर अपनी हत्या कर लेना जो बच्चे नहीं करते हैं। यहां सभी बच्चों को क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण है आपको क्वेश्चन पेपर लेना है। ध्यान रखना, हमारी संस्था जो बुकलेट अवेलेबल कराती है ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन देती है, टॉपिक वाइज टॉपिक सेलेक्ट करके क्वेश्चन देती है। पर अच्छे विद्यार्थी का धर्म बनता है कि वह अपने लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पेपर ले ले और मेंस के भी क्वेश्चन पेपर ले ले। हाँ, हिंदी माध्यम में एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि मास ऑफ द स्टूडेंट इस बात के लिए बैठे रहते हैं कि सर टॉपिक भी पढ़ा दें, सर क्वेश्चन भी करा दें, सर सब कुछ करा दें। तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो आपके पास उतना समय नहीं है। यह सब कराने में प्रत्येक विषय को शिक्षक को लगेगा 2 साल। इसलिए हम करते क्या है कि बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सिलेबस के एक एक विषय बिंदु को पढ़ाते हैं। आपका दायित्व तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखें। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आपको अपने कर्तव्य भी पता होना चाहिए। यहां पर अधिकार आपका यह है कि ये मैं सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा और मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी पर आपके कर्तव्य क्या है कि आप बेसिक स्टडी करिए और बेसिक स्टडी के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स एवं मेंस के क्वेश्चन देखते चलिए। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। वो विद्यार्थी जो प्रत्येक दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता जा रहा है वह एग्जाम के उतना ही करीब जाता जाएगा, और वह जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से बचेगा, सच कहता हूं उसे एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत कठिनाई आएगी। असंभव तो कुछ नहीं है, पर उसे बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए कठिनाई का सामना क्यों करना, जब सरलता या सहजता से ही चीजों का समाधान हो रहा है तो कठिनाई का सामना क्यों करना। तो आप यहां पर यह काम करेंगे कि क्वेश्चन पेपर लेंगे, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। अब क्वेश्चन पेपर कौन से राइटर की नहीं पता, आप जहां है जो अवेलेबल हो आप वही क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। लेकिन क्वेश्चन पेपर लेते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो वाला क्वेश्चन पेपर लीजिए जो टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन को सेट कर देता है। ठीक है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेट कर देता है, वैसा वाला क्वेश्चन पेपर आपको लेना है। तो आपके पास ये 3 चीजें हो गई जो आपको करना है। चौथे नंबर पर एक चीज और करने की है कि चूंकि ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए एक एटलस की डिमांड होती है। किसकी डिमांड होती है, एटलस की। जीएस के स्टूडेंट होने के नाते आपको एक एटलस लेना है, बट जब ऑप्शनल के भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से तमाम बच्चों का ऑप्शनल आगे चलकर ज्योग्राफी भी होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर्स के अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना कि टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स में से किसकी बारी आई है तो वो ज्योग्राफी है, वो भी हिंदी मीडियम से। वो ज्योग्राफी है दोस्तों सब्जेक्ट्स वाइज। हाँ, बस फर्क ये है कि सिलेक्शंस केवल एक विषय नहीं दिलाता, सिलेक्शन के लिए और भी चीजों की भूमिका होती है। तो इसलिए आपको कभी रिजल्ट अधिक कम दिख सकता है, लेकिन यह बात तय है कि जो रिजल्ट में से ज्योग्राफी ऑप्शनल का रिजल्ट रहा है वो कभी पीछे नहीं गया, कभी पीछे नहीं गया दोस्तों। ऑप्शनल का रिजल्ट ज्योग्राफी का कभी पीछे नहीं गया, हमेशा शानदार रहा है और हमेशा ही अव्वल रहा है। इस वर्ष भी एक बच्चा है केमिस्ट्री का जिसने ज्योग्राफी से ज्यादा बेहतर स्कोर किया है। अदरवाइज सबसे अच्छा स्कोर, मतलब कई बच्चों का ऐसा जिनका 300 से ऊपर का मार्क्स ज्योग्राफी में आया है। ये विषय इस तरह का करिज्मेटिक सब्जेक्ट्स यही है जो कि अपने आप में विज्ञान तुल्य है। आप समझो, इसका नाम ही साइंस है। देखो यहां इसके दुनिया का एकमात्र ऐसा विषय ज्योग्राफी ही है जिसमें यूनिवर्सिटीज एमएससी की भी डिग्री देती है मास्टर के लिए और एमए की भी डिग्री देती है। क्यों एमएससी की? इसलिए देती है कि इसके तमाम टॉपिक साइंस हैं। देख लो यहां पर विज्ञान 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 है, तो इसमें मार्क्स भी साइंस की तरह आता है, ऑथेंटिक मार्क्स आता है, ऑथेंटिक बातें लिखें, ऑथेंटिक मार्क्स आता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। तो ये साइंस है। तो इधर की ओर जब मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो ये ह्यूमैनिटीज के समतुल्य है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज एमए की भी डिग्री देती हैं ज्योग्राफी में मास्टर के लिए, अर्थात यह एकमात्र ऐसा विषय है जो ह्यूमैनिटीज से भी जुड़ा है तो साइंस से भी जुड़ा है। इसीलिए दोनों प्रकार के बच्चों के इंटरेस्ट एरिया का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अत्यंत स्कोरिंग है, अंकदायी है।
बहुत स्कोरिंग है दोस्तों। अब आगे बात आती है यहां पर तो आप अगर जीएस के स्टूडेंट है तो आप एक ही एटलस लेंगे और वह है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड के बहुत सारे एटलस आते हैं स्टूडेंट एटलस, बट आपको स्टूडेंट एटलस ही लेना है। पर अगर आप ऑप्शनल के भी विद्यार्थी हैं तो आपको एक और एटलस लेना होगा और वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान का आता है। ओरिएंट ब्लैक स्वान का आता है दोस्तों, इसका नाम है स्कूल एटलस। स्कूल एटलस मतलब ओरिएंट ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस लेना है और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना है। इनको लेने के साथ साथ ये भी काम करना है, समझ रहे हैं, कंजूसी मत करिएगा दोस्तों। यूपीएससी के फील्ड में आकर निश्चित रूप से आप मितव्ययी हमेशा बने रहिए। जीवन में मितव्ययिता बहुत काम देती है, आपके जीवन को उन्नत पथ पर बढ़ाती है, आपको भ्रष्ट होने से बचाती है, आपके जीवन को उज्जवल बनाती है। लेकिन कंजूसी नहीं करिएगा, कंजूसी करने से आपकी प्रगति में बाधा आने लगती है। तो आपको इस विषय के लिए, जो कि अपने आप में जीएस में ही कम से कम 250 नंबर का विषय है, अपने आप में कम से कम 250 नंबर का विषय है मेंस के अंतर्गत, और प्रीलिम्स में मैंने बताया ही है कि इसमें लगभग 35 से 40 प्रश्न इस विषय वस्तु से अकेले पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो जब विषय इतना महत्वपूर्ण है तो क्लास के साथ साथ अगर कुछ टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन पेपर और एटलस आदि लेने पड़े तो ले लेना चाहिए। ये एटलस तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में काम देगा, ये नहीं है केवल ज्योग्राफी के लिए है। रही बात क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर तो किसी भी सब्जेक्ट के आपके लेने पड़ेंगे। ज्योग्राफी के लिए आपको लेना है अलग से कुछ टेक्स्ट बुक, और वो भी कुछ टेक्स्ट बुक, बाकी तो सारी चीजें मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। और ये भी दावे से कहता हूं दोस्तों कि मैं बोल रहा हूं कि टेक्स्ट बुक को पढ़ डालो और जितना मैं क्लास करा रहा हूं उस क्लास को कर डालो। क्लास में इतनी बातें पढ़ा दूंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, आप दमदम हो जाओगे इस विषय से, हमेशा हमेशा के लिए इस विषय से चिंता मुक्त हो जाओगे। हां, पर आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ, और यह भी आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं, आपको यकीन थोड़े दिन बाद क्लासेस के साथ होगा कि जितना मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा दूंगा, आप किसी भी संस्था के, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, उन तमाम नोट्स को देख लीजिएगा, उतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। प्रत्येक टॉपिक को जरूर आप कंपेयर करिएगा, और कंपेयर करना ही चाहिए। तो दोस्तों, जब मैं इस स्तर का पढ़ाने का तैयार हूं, मैं आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार हूं, पूरी मेहनत के लिए मुस्तैद हूं, चुस्त दुरुस्त हूं, तो आप अपने जीवन के लिए क्यों नहीं जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है, चाहे जीएस की बात हो चाहे ऑप्शनल की बात हो। ठीक है ना। तो यहां आपको यह काम करना है। तो बेसिक टेक्स्ट बुक के रूप में आप ये लेंगे, क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस का लेंगे, एटलस आप एक लीजिएगा, जिनका ऑप्शनल है वो 2 ले लेंगे, क्योंकि जब मैपिंग होगी तो मैपिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैपिंग की भी बारी बता दूं कि जब विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगा तो अभी इसमें मैंने 5 अंग जो बताए हैं वो तो आपको यहां पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, 5 अंग, कॉस्मोलॉजी से लेकर बायो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तक। पर विश्व का जो मानव भूगोल है ना दोस्तों, इसे मैं पढ़ाता हूं विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। और विश्व का प्रादेशिक भूगोल आप पढ़ते हो मेरे साथ मैपिंग में। मैपिंग की लगभग 10 से 12 कक्षाएं अलग से मैं देता हूं। अलग से मतलब उसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है, ये मत समझिएगा। कोर्स के अलावा किसी भी समय अलग से मैपिंग की कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, जो कि पूरी तरह से 2 सप्ताह लगभग मैपिंग वीक होता है, मैपिंग सप्ताह होते हैं। उन सप्ताह में आपको पूरी तरह से मानचित्रमय हो जाना होता है। दुनिया की तमाम अवस्थितियों का ज्ञान कुछ इस लेवल का करना होता है कि जैसे मान लो कि मैं यहां पर बैठा हूं और आपसे कहूं आंख बंद करिए, और आंख बंद करके बोलूं मैं आप अपने मामा के घर पहुंचिए, तो आंख बंद करके आपको मामा के घर की गलियां याद होंगी कि इस गली से जाएंगे, इधर से पहुंचेंगे, यहां से जाएंगे, वहां पहुंचेंगे। फिर आपसे पूछोगे चलिए आप अपने बुआ के घर पहुंचिए, तो आप वहां पहुंच जाएंगे।
कहीं भी आप वहीं बैठे बैठे बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से आपको समझाना चाहूंगा कि हाँ, उसमें ये जरूर है कि उसमें कई बैचेज में क्लब कर देता हूं, क्योंकि बैच क्लब कर देने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ध्यान से सर आप एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, परंतु कभी कभी कोई टर्म समझ में नहीं आता। बहुत वंश राजपूत बेटा, धीरे धीरे जब टॉपिक की बात करेंगे ना, तो टॉपिक में हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोलेंगे। हाँ, भाषा की शुद्धता बहुत जरूरी है यूपीएससी में आपकी अभिव्यक्ति के लिए, तो कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ आपकी भी भाषा शुद्ध होती चली जाए। क्योंकि जब यूपीएससी का आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उस मेंस के आंसर राइटिंग की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी भाषा कैसी हो। उस रिक्वायरमेंट को बता देता हूं दोस्तों, उसमें भाषा के संदर्भ में बात की जाती है। पंकज जी ध्यान रखें, क्लास के लिए स्लाइड्स ज्यादा जोड़ के रखिएगा। ओके, आपके भाषा के लिए यह कहा जाता है कि देखो भाषा कैसी हो, इससे ध्यान से सुनना। भाषा में पहली ही लाइन होती है कि भाषा शुद्ध हो, दूसरी लाइन होती है कि भाषा सटीक हो, तीसरी लाइन होती है भाषा संक्षिप्त हो, चौथी लाइन होती है कि भाषा सारगर्भित हो। ये यूपीएससी की बात है, ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये यूपीएससी के शब्द मैं आपको लिख रहा हूं कि जो भी उत्तर लेखन किया जाए, उत्तर लेखन शुद्ध, सटीक, संक्षिप्त एवं सारगर्भित भाषा में किया जाए। अब इस भाषा को ना समझकर हम अपने आम बोलचाल की आम भाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति यूपीएससी के हिसाब से नहीं आती। यह भी याद रखना कि हमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं करना, पर हमें परिष्कृत भाषा का प्रयोग जरूर करना है। हमें शुद्ध, सटीक, संक्षिप्त शब्दों के प्रयोग के साथ साथ सारगर्भित भाषा का प्रयोग जरूर करना है। इसलिए करना है ताकि आपकी अभिव्यक्ति बहुत उत्तम हो जाए। आप कम कहो लेकिन आपके कहने से अधिक बातें एग्जामिनर को समझ में आने लगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भाषा के स्तर पर मेरे साथ साथ काम करने ज्यादा दिन नहीं लगता, यह भी यकीन दिलाता हूं। मुश्किल से 2-3 सप्ताह लगते हैं। 2-3 सप्ताह तक तो आपको शब्द आएंगे और उनमें दिक्कत लगती नजर आएगी, वो लाजमी है। पर 2-3 सप्ताह बाद आप बहुत फ्लुएंट उसी भाषा को लेकर हो जाते हो, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको कंफर्टेबल कराना भी मेरा दायित्व बनता है, पर शुरुआती दौर में आप इस भाषा को लेकर कोई अपने अंदर एंटीपैथी मत रखना। उसके लिए आपको एक्सेप्टेबिलिटी रखना है कि यही भाषा मुझे सीखनी है, जो कि हमें आगे हमारे उत्तर लेखन में हमें बहुत हेल्प करेगी। तो भाषा कुछ ऐसी करना है। ओके, चलो फिर से यहां आते हैं। कुछ बीच के आपके कमेंट्स देखते चल रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो ये हुआ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां से आपकी शुरुआत होगी, ऐसा करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है मेरी क्लास की। तो क्लास में ध्यान देंगे कि जो आपकी ये क्लास होने जा रही है, इस क्लास के बारे में, ओके ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी ये क्लास होने जा रही है, क्लास के बारे में आपकी क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे सारे के सारे टीचर आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे लेंगे, बट मैं आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगा। वीक में 5 दिन की कक्षा रखूंगा। वीक में 5 दिन की कक्षा क्यों रखूंगा? देखो, एक तो आपकी अभी विषय वस्तु की शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे आप पढ़ने के ग्रिप में आते चले जाएं। दूसरा, 5 दिन में जितना अध्ययन करें, 1 दिन आपके पास रिवीजन के लिए फुर्सत मिल जाए। 5 दिन में जितना अध्ययन करें, आपके पास एटलीस्ट 1 दिन पूरा का पूरा रिवीजन के लिए होना चाहिए। तो आप रिवीजन कर लेंगे, है ना। और रिवीजन के बाद जो नेक्स्ट संडे का दिन होगा, आप उसमें टेस्ट दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे दोस्तों? टेस्ट दे पाएंगे। तो 1 दिन टेस्ट के लिए, तो 1 दिन रिवीजन के लिए तो आपके पास मिलना चाहिए ना दोस्तों। और उस रिवीजन के लिए मैं आपको 1 दिन की अपने तरफ से छुट्टियां रखूंगा। अब मंडे टू फ्राइडे क्लास करने के क्रम में आपकी क्लास डेली, जहां बात आती है डेली की, तो डेली क्लास जनरली 2 घंटे की होती है, पर मैं आपकी ये क्लास 2 घंटे की नहीं बल्कि 2 घंटे 15 मिनट की बनाऊंगा।
2 घंटे 15 मिनट की बनाने के क्रम में जो एक दिन का टाइम मैं आपका घटा रहा हूं, वो यहां पर डेली डेली 15 मिनट के क्रम में वो कवर होता चला जाएगा। तो आपका एकदम नियत समय पर आपका सिलेबस भी पूरा होगा, सिलेबस पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका बढ़िया से टाइम भी कक्षागत रूप में मैनेज होगा। ज्योग्राफी की जो बात आती है, तो ज्योग्राफी पढ़ना है आपको मेरे साथ लगभग, टोटल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, टोटल ड्यूरेशन की बात अगर मैं करूं ज्योग्राफी के लिए, केवल ज्योग्राफी के लिए, तो ड्यूरेशन लगभग 140 घंटे का होगा। 140 घंटे का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पर 70 क्लास। लेकिन मैं 70 क्लास इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी क्लास 2 घंटे 15 मिनट की रहेगी। तो यहां पर आप मान के चलो कि 60 से 65 कक्षाएं, 60 से 65 कक्षाएं होंगी आपके अध्ययन में, ज्योग्राफी के अध्ययन में। क्लियर है मेरी बातें? आर्ट्स भी देखते चलिए, सब कुछ है कि 60 से 65 कक्षाओं में आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ध्यान रखें, इसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ये 165, 60 से 65 कक्षाएं हैं, इसमें से डिजास्टर प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल नहीं है, इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी शामिल नहीं है, इसी के साथ इसमें मैपिंग शामिल नहीं है। हमारी संस्था बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए इन 3 कक्षाओं को अलग से करवाती है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की कक्षा लगभग 20 घंटे की मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाते हुए ज्योग्राफी में ही इतना पढ़ा देता हूं कि डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टॉपिक कम बचते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कक्षा लगभग आप मान के चलें कि 25 से 30 क्लासेस होंगी। क्लास 50 से लेकर 60 घंटे का होगा। देखो यहां पर भी बता देता हूं, ये होगा ऑलमोस्ट 20 आवर्स का, ये होगा ऑलमोस्ट 55 टू 60 आवर्स का, 55 आवर्स का होगा। और ये वाला टॉपिक आपका होता है लगभग 24 आवर्स का। इतने घंटे का ये पाठ्यक्रम का अंग आपको अलग से पढ़ना है, और इसके लिए संस्था प्रॉपर टाइम देती है कि सर आप इस टाइम पर ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, ये पढ़ा दें। तो ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ने हैं। ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं, पूरा कोर ज्योग्राफी पढ़ने का आपका ड्यूरेशन ये होगा, अर्थात इतने घंटों में पूरी ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा। फिर से ये सारे टॉपिक भी मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पढ़ाए जाएंगे अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय अवधि देगी संस्था, और उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे। अब आगे आते हैं बातें। इसे पढ़ते समय फिर से मैं बार बार कहता हूं कि 2 तरीके हैं, टॉपिक भी मैं पढ़ाऊं, क्वेश्चन भी मैं कराऊं, सब कुछ मैं कराऊं, वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। और दोस्तों अगर ये सब मैं कराऊंगा तो आप अपने तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तो विषय से जुड़ाव भी नहीं बनता है। इसलिए कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा आपके लिए अवश्य। बाकी यहां पर टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस वगैरह चलती रहती है। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर से ध्यान रखना, क्वेश्चंस आप करेंगे, और आपके करने में क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर बैठेंगे, क्यों आपसे करवाना चाहते हैं, तो आप एक नहीं आप 10 प्रश्न उस टाइप के देखते हैं, और जब सारे के सारे प्रश्न आप देखते हैं तो आपका जबरदस्त एनालिसिस एक बनता जाता है विषय के प्रति। और जितने भी प्रश्न देखो, अगर प्रश्न में समस्या आती है करने में, आप कक्षा में मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछोगे और प्रत्येक कमेंट्स का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। फिर से बोलना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, और जिन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं आता तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि उन प्रश्नों का जवाब मुझसे पूछना है, क्लास में पूछना है कमेंट्स के माध्यम से। और जब आप कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न पूछोगे तो टाइम रहते, समय रहते, मैं पहले आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और फिर टॉपिक पर आगे बढ़ता जाऊंगा। क्योंकि ध्यान रखो, लाइव कक्षा का मतलब भी यह है कि बच्चों के तमाम प्रकार की जो कक्षागत पढ़ाई से संबंधित जिज्ञासाएं हों, उन पर ध्यान देते हुए शिक्षक उसके प्रश्नों का जवाब दे, और यहां पर बखूबी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। हां, थोड़ी समस्या इस बात की होती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस और सिंसियरली क्लास को लेते नहीं हैं। ऑनलाइन कक्षाओं को ऐसा क्यों नहीं लेते, इसकी भी वजह देखने में आई है कि बच्चा सामने तो होता नहीं है,
घर में बैठा है मटर गश्ती करता हुआ, और घर की मटर गश्तियां जब उसके पढ़ाई के स्तर पर आ जाती हैं तो तमाम अपने मित्रों से चैट करता रहता है। जैसे आज भी यूट्यूब में हम देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन तो एक दो ही देखने को मिलते हैं, पर कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि यार इसका ग्रुप कहाँ है, कोई पूछता है तूने कोई ग्रुप बनाया कि नहीं, फिर कोई यहाँ पर कुछ और तरह की वार्तालाप कर रहा है, कोई यहाँ पर मेल फीमेल मित्रता की बात कर रहा है। तमाम प्रकार की चीजें मैंने आज देख डाली आपके इसमें कमेंट्स में। तो जब ये तमाम चीजें हरकतें करने के लिए आप यहां पर आओगे तो पढ़ोगे कब, पढ़ोगे कैसे, पढ़ने में मन कैसे लगेगा यार। दुनिया के सर्वोत्कृष्ट एग्जाम की तैयारी के उद्देश्य से इस मंच पर आप उपस्थित हुए हो, और इस उपस्थिति के बावजूद भी अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो धिक्कार है। फिर क्या जरूरत है आपको आपस में चैट करने में, आपस की बातों को करने में। हम दोस्तों अगर 1 मिनट के लिए आपको पढ़ाते हुए इस पे नजर चली जाए, किसी भी चीज पर नजर चली जाए, तो जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप भी तो डिस्टर्ब होते होंगे। मैं ये बात तय है, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुश्किल ये बात का है कि आप तब तक नहीं इस बात को स्वीकार करते, आप तब तक ये बात नहीं जानते जब तक आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा लेते हैं। तो मत नुकसान पहुंचाओ दोस्तों, मैं तो कहता हूं उठ खड़े हो जाओ और कुछ कर गुजर जाओ कि जमाना आपकी ओर नजरें उठाकर देखने लगे, आपके वक्ष तने हो, आपकी नजरें तीखी हो जाएं, कुछ ऐसा कर गुजर जाओ ताकि आपके हर एक कदमों का अनुसरण आपका जग करने लगे। यार आप इतने बेहतरीन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास उपस्थित हुए हो, संस्था में भरोसा जताकर आए हो, और करते क्या रहते हो कभी ये देखो। देखो, मन बनाना और मन बनाकर उस दिशा की ओर सच्चे मन से बढ़ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मन बढ़ाओ और उस दिशा में सच्चे मन के साथ बढ़ चलो, तब होगा। और सच्चे मन के साथ बढ़ोगे तो कोशिशें आपकी कई कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ध्यान रखना, मेहनत और कोशिशों का एक एक कतरा कभी भी निष्फल नहीं होता, हमेशा वह किसी ना किसी रूप में सफलीभूत अवश्य होता है। और आप तो वैसे भी सच कहूं तो असीम ऊर्जा के धनी हैं, और आपकी वो ऊर्जा आपको सफलता की ओर हर कदम कदम पर सहयोग करती जाएगी, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल। 2027 में भी अटेम्प्ट से पढ़ते चलो बेटा, यहीं से पढ़ते चलो। आपको ठीक से ध्यान रखना होगा पढ़ाई को, क्योंकि आपकी ये पढ़ाई वैसे भी कंप्लीट होते होते 2026 लग जाएगा। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर पढ़ते जाना, कमी बिल्कुल मत रखना बेटा। ओके, तो ये बुक्स आपको लेनी है। बुक्स पढ़ने के साथ मैंने बताया कि क्लास में मेरे द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। क्लास में अध्ययन कराए जाने वाले टॉपिक्स की क्रमिकता यही होगी। पहला क्रम जो मैंने लिखाया है कि कॉस्मोलॉजी से शुरू करूंगा, तो लास्ट में दोस्तों आपके टॉपिक्स, इन 3 टॉपिक्स को तो हटा देंगे, क्योंकि इन 3 टॉपिक्स को अलग से पढ़ना है। जैसे जैसे क्रम से मैंने टॉपिक लिखाए हैं, उसी क्रम से सिस्टमैटिक वे पर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको मजा आए दोस्तों पढ़ाई में, आपको मजा आए, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ओके, और आपकी तारतम्यता, जिसको बोलते हैं हार्मोनी, टॉपिकल हार्मोनी, आपकी टॉपिकल हार्मोनी बहुत अच्छे से बनी रहे, तो वो बनी रहेगी, बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो इस क्रम में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, अपने टॉपिक का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? तो ये थी मेरी बातें सिलेबस से रिलेटेड। इससे संबंधित अब मेरी बात यहां समाप्त होती है। इससे संबंधित अब कोई बात आपकी है तो मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन निरर्थक और अनर्गल कमेंट्स नहीं, बातें केवल टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ओके। PYQs कहां मिलेगा? कहां मिलेगा क्वेश्चन पेपर? आप जहां से लेते, जहां से बुक्स खरीदते हो वहीं से मिलेगा। मीन्स हो रहा, भूगोल क्या है, सब कुछ बात कर चुके। बुक क्या करें? खरीदो बुक बेटा, बुक को क्या करें? PW बुक से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर बुक बता दीजिए बेटा, वो अलग अलग राइटर की अलग अलग जगह पर मिलती है। आप लोग अलग अलग जगह बैठे हो ना, दिल्ली बस में तो हो नहीं कि यहाँ से बता दें। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कौन सी बुक में मिलेंगे बता दिया बेटा। वहां पे जैसे आप पूछोगे ना बुक शॉप से, वो लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ कौन से राइटर की मिल रही है। बाकी अरिहंत बहुत अच्छी सी देता है, अरिहंत की आप देख सकते हो बुक। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करने कैसे? पढ़ाई को मैनेज करो बेटा गणेश, पढ़ाई मैनेज करोगे तो टाइम मैनेज हो जाता है।
मैनेज करना है पढ़ाई को, टाइम को मैनेज नहीं करना। पढ़ाई के साथ टाइम मैनेज हो ही जाता है, समझ रहे हैं? ओके। बेस्ट स्ट्रेटजी बता दीजिए। स्ट्रेटजी है अभी पढ़ना 2025 के लिए, स्ट्रेटजी है पढ़ना, पागलों की तरह पढ़ना। पागलों की तरह पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बाबा जोगी बैरागी बन जाए ना यार, एकदम स्मार्ट ब्रेन का उपयोग करना है। स्मार्ट ब्रेन का मतलब, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि बढ़िया से पढ़िए, जो बात पढ़िए उसे लिखिए, जो बात आप लिख रहे हैं उसे बोलने की क्षमता विकसित कीजिए, है ना। क्वेश्चंस पेपर लगातार देखिए, क्वेश्चंस पेपर को देखकर आपको किस दिशा की ओर बढ़ना है उस दिशा का एक संकेत मिलता है। अगर आप ये सब करते जा रहे हैं तो एक स्मार्ट स्टडी है, एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट होगा और बहुत अच्छा से होगा। आप जो नोट्स बनवाएंगे उससे बिल्कुल क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से होंगे, मेंस के भी पीटी के भी जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिन्हें 2025-26 में देना है उनके लिए भी शानदार स्ट्रेटजी, शानदार बैच। मैप की कोई बुक नहीं है, मैप आप 6th 7th 8th से जो पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी से, उसके अलावा मैं क्लास में पर्याप्त कर दूंगा। मैप्स के लिए एटलस लीजिए और मेरे क्लास नोट्स देखिएगा, ठीक है। ऐसा करना है। और सर ये काम तरह के आपके आवाज सुना गई, अच्छा कान तरस गए मेरी आवाज सुनने के लिए। ओके राहिल, मोस्ट वेलकम बेटा। सर मुझे ब्लॉक कर दिया चैट में, कोई बात नहीं है, अब चीजें ओपन कर देंगे। क्लास टाइमिंग क्या होगी? डेली जो टाइमिंग चल रही है 9:30 टू 11:30, पर वो 11:30 नहीं 11:45 तक आपको पढ़ना होगा। 11:45 ये तो शुरुआती कक्षा है ना कल और आज की, इसलिए छोटी क्लास थी, बट बाकी क्लासेस लंबी रहेंगी। अब टॉपिक पर जब आ जाएंगे आप तो टॉपिक प्रॉपर लंबी है। आज जैसे हम लोग प्रॉपर सिलेबस और टॉपिक पर बात किया हमने। ओके ओके दोस्तों, ओके। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त सब्जेक्ट सही है, और साइंस बैकग्राउंड्स वालों के लिए या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड्स वालों के लिए ज्योग्राफी शानदार ऑप्शनल है बेटा। सच में पहले थोड़े दिन, मैं तो ये कहता हूं पहले 5 10 दिन 15 दिन पढ़ लो इस विषय को, अगर समझ में ना आने लगे तो बताना, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। बहुत जबरदस्त विषय है, तो पहले पढ़ लो आप, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए सजेशन, आंसर राइटिंग के लिए पहले टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, टॉपिक के साथ सजेशन। जब तक टॉपिक पढ़ाए नहीं तब तक कैसे एग्जांपल्स देंगे कि आपको क्या करना है उसमें। साथ साथ में एनसीईआरटी यस देखते चलना। 11th 12th की एनसीईआरटी एनफ है, एनफ का मतलब है क्लास के साथ साथ एनफ है, क्लास के साथ साथ एनफ है। कोई बात नहीं पंकज। पॉलिटिकल वाले के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मस्त है, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। ओके 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 ठीक है सर, एनसीईआरटी बुक है, आप एनसीईआरटी में ही अभी आप जूझे हुए हो। मुन्नाल सर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक्स वही ले लो, कोई भी बुक ले लो भाई, कोई भी बुक ले लो। मैं नहीं कहता कौन सी बुक लेनी है, कोई भी बुक ले लो, बट बुक्स ले लो क्वेश्चन पेपर के। बिल्कुल राहिल, पक्का बेटा, पक्का पक्का, मोस्ट वेलकम। आपसे पढ़कर धन्य हो जाऊं गुरुजी, मैं बहुत सुना है आपके बारे में। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। मेरे बारे में जो भी सुना है दोस्तों, बस धन्यवाद आप सबको। हाँ ये कोशिश जरूर रही है, आपको बस इतनी सभी को बात बता दूं, ये कोशिश अवश्य रही है कि बच्चों के साथ हमेशा न्याय करूं, बच्चों की पूरी जरूरतों को कंप्लीट करूं, और उसे करने में सफल रहा हूं। जब से पढ़ाना शुरू किया हूं ना, 2011 से पढ़ाना शुरू किया दोस्तों, और आज तक लगातार पढ़ाता रहा हूं। अपवाद ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जो बातें मैंने कही हो और वो यूपीएससी ने ना पूरी की हो। देखो सब लोग आते हैं और क्या कहते हैं कि जो भी पढ़ाऊंगा पीछे यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स में आए ना। मैं दूसरे प्रकार का दावा करता हूं, पीछे वाले क्वेश्चन तो कोई भी अपने क्लास नोट्स में शामिल कर देगा। मैं दूसरी बात करता हूं कि जो भी पढ़ाऊंगा आगे यूपीएससी अभी एग्जाम लेगी, अभी मेंस थोड़े दिन बाद होने वाला, उसको भी देख लेना, ठीक है ना।
कि जो पढ़ा रहा हूं थोड़े दिन बाद यूपीएससी एग्जाम लेगी और यूपीएससी के एग्जाम का आगामी क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स में होंगे। इसका दावा मैं करता आया हूं पिछले सारे वर्षों से और हर बार प्रूफ करता हूं। इस बार भी ठीक उसी तरह से अभी थोड़े दिन पहले क्लास में उपस्थित हुआ क्वेश्चन एनालिसिस के लिए, और मैंने दावे जो किए थे एक एक दावों की मैं पहली क्लास है ना आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी, इस रिकॉर्डेड क्लास को अच्छे से सुनते जाना कि फिर से बोल रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं आप बेसिक्स स्टडी जरूर कर लेना। बेसिक्स प्लस क्लास को लेकर जो बातें पढ़ाई जा रही हैं आगे आने वाले एग्जाम की ऑलमोस्ट बातें आपके क्लास नोट्स में होंगी। आपको बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ना पीटी के लिए ना मेंस के लिए। हाँ, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनके लिए तो फिर बात ही अलग है। उनके लिए तो बस टाटा बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जो कह सको आप, उनके लिए तो वह है। प्लीज रिप्लाई सर, अगर 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटी पढ़ चुके, बिल्कुल उसी को पढ़ो। फिर जिनके पास न्यू एनसीईआरटी 11th 12th की है और उन्होंने पढ़ लिया है तो उनके लिए खुल्लर की कोई जरूरत नहीं है, वो वही पुस्तक पढ़ें, एनसीईआरटी 11th 12th की ही पढ़ें, क्योंकि उनके पास पहले से है और पहले से पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को वही पढ़नी है। लेकिन जिन्हें अभी नई खरीदनी है उनके लिए मेरा यह सुझाव था कि नए खरीदने के क्रम में वो लोग खुल्लर की किताब खरीद सकते हैं। आप ऐप पर क्लास कब से? कल भी अभी यूट्यूब पर फ्री क्लास है, कल की भी अभी एक क्लास यूट्यूब पर फ्री है। परसों से जो क्लास होगी वो सीधे ऐप पर आ जाएगी, परसों से। और कल हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग थ्योरी से लेकर सूर्य की संरचना तक के तमाम विषय बिंदुओं को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर, जिसे बिग बैंग थ्योरी आप जानते हैं, उससे लेकर यहां तक की तमाम बातें पढ़ेंगे, यहां तक की तमाम बातें कल पढ़ेंगे। ओके, समझ रहे हैं बातों को? ओके ओके, ठीक है। पीडब्ल्यू से जो बुक मिली वहीं से कर डालो, उसी से काम चलेगा। पीडब्ल्यू वाली बुक से पढ़ डालो, कुछ भी पढ़ डालो, बिल्कुल वही किताब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीडब्ल्यू वाली किताब नोट्स पढ़ डालो, माजिद हुसैन की बुक है उससे पढ़ डालो। दोस्तों, जो मुझे बताना था मैंने आपको बताया। अब आप लोगों में से हर बच्चा पूछेगा कि ये पढ़ डाले वो पढ़ डाले, तो कोई भी किताब बुरी नहीं होती बेटा। सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है? ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूं, बाकी सब लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 350 से 360 घंटे पढ़ाता हूं। मुझे ऑप्शनल पढ़ाने के लिए टाइम कम से कम 350 से 360 घंटे का चाहिए होता है, जिसमें सब्जेक्ट्स के एक एक विषय बिंदु को क्लास में कवर कराता हूं, अंडरलाइन करते हुए, ताकि एक पॉइंट्स भी आपका छूटा ना रह जाए। ये मेरा अपना तौर तरीका। बाकी लोग तो क्या करते हैं उनकी बात ही छोड़ो। फिर से बताता हूं, ऑप्शनल में जो मुझे पढ़ाने में समय लगता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने पढ़ा दिया ना तो बच्चे को दोबारा उस टॉपिक पर कभी मेहनत ना करना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े। इसलिए मैं एक बार जो टाइम लेता हूं ना, तो कम से कम 7 महीने लेता हूं बच्चे से। 7 मंथ का टाइम ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए लेता हूं। और ऑप्शनल की बात ऑप्शनल में किसी और दिन बात करेंगे। ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए जो बात लेता हूं, 7 मंथ का टाइम आपसे लेता हूं। और उस 7 मंथ के बाद फिर 7 to 7.5 मंथ लगते हैं लगभग। फिर उसके बाद दोस्तों, फिर आपके पास ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसमें आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े। बस आप रिवीजन करिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, आगे टेस्ट सीरीज होंगी तो टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट परफॉर्मेंस करिएगा। बस इतने से आपका बखूबी काम चलना है, ठीक है। चले, आज बस इतनी ही बातें दोस्तों। तो आज विषय वस्तु पर सीधे हम आ चुके थे। विषय वस्तु पर हमने बातें की, विषय वस्तु क्या रहेगी, कैसे रहेगा। इसलिए अभी क्लास थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज अब आप लोग बुक ऑर्डर करेंगे, अपने समीप के बाजार से बुक खरीदेंगे। ये सब काम आज कर डालिए, क्योंकि कल से सीधे आपका टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज से सिलेबस स्टार्ट हुआ, कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 2025 के 27 के लिए बिल्कुल एनएफ है बेटा, एनएफ है, बहुत अच्छे से करते रहो। यूजीसी नेट जिन्हें क्लियर करना है वो ऑप्शनल में ज्वाइन करेंगे और ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ डालेंगे। यूजीसी के लिए उनका एकदम सिलेबस मस्त हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, एमपीपीएससी में बहुत उत्साहित हूं आपसे पढ़ने के लिए। मोस्ट वेलकम बेटा। सर, ऐप पर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? आएगा, सारा आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। अभी नहीं आया होगा शुरुआती दौर पर, वैसे भी आएगा, पक्का पक्का आएगा।
पंकज ये सब नोट करके बस वहाँ इंडिकेट करिए उनको कि बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है। मेरे ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस समझ नहीं आता, जब मैं मैपिंग कराऊंगा तब समझ में आएगा बेटा, अभी नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं मैपिंग कराऊंगा तब अभी आएगा समझ में। सर मैपिंग के लिए भी बता दीजिए प्लीज। मैपिंग के लिए कुछ बताना नहीं है, मुझे करवाना है। मैंने बताया ना कैसे, कि मैपिंग की क्लास जब कराऊंगा तो जैसे आपके आपके रिलेटिव्स के घर नजर आते हैं ना, तो यहीं बैठे बैठे दुनिया की हर एक अवस्थिति आपको दिखाई देने लगेगी। प्रयोग करा दूंगा, वादा है मेरा, ठीक है। और कुछ पीवाईक्यूज पर अब कोई क्वेश्चन नहीं, पीवाईक्यूज को कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाली नहीं है बेटा, है आती है बाजार में। सर मेरा रिप्लाई आप क्यों नहीं देते हैं? कौन बच्चा पूछ रहा? खुशबू पूछ रहे, प्रिंस पूछ रहे, खुशबू पूछ रहे, क्या हुआ ऐसा बेटा? कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चंस आगे निकल जाते हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं। आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ओके बेटा, डाउट्स रहने ही नहीं देंगे, ये भी गारंटी देते हैं। महेश बर्णवाल की बुक, ओहो अब आप इस तरह के तमाम बातें पूछेंगे। अरे ये सब किताबें कभी जमाने में लोग पढ़ते थे, ये सब गाइड हैं, कभी जमाने में लोग पढ़ते थे और काम आती हैं, अब काम यूपीएससी के लिए नहीं आती। मैं आपसे भी पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा है जैसे कि मैं आपसे 5-6 साल से पढ़ रहा हूँ। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये सारी फीलिंग्स आपकी 100% हमेशा फुलफिल रहेंगी। आपकी हर उम्मीद जिस तरह से मुझसे है, वो उम्मीद 100% उसी तरह से पूरी होगी जैसा आप मुझसे चाहते हो। और बस अंतिम बात कहूंगा कि विषय के आरंभ एवं अंत के साथ आप सबको इस विषय और इस विषय को पढ़ाने वाले दोनों से अगाध प्रेम हो जाएगा। बस इसी बात के साथ आज की आपकी यह YouTube लाइव क्लास समाप्त करता हूं। बहुत ही साइंटिफिकली मैंने आज आपको सिलेबस पर बातें रखी, आपको सारी की सारी बैकग्राउंड्स की बातें पढ़ा दी, कैसे क्या कितने दिन कैसे क्लास चलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। आज मैं अब इस सेशन को यहीं पर इसी बात के साथ समाप्त करना चाहूँगा। मिलेंगे फिर कल 9:30 पर एकदम एक्यूरेट टाइम पर। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करता हूँ।